अगर पैसा ले रहे हैं कोई सेंटर से हमको बता दीजिएगा, हम एक्शन ले लेंगे। जो भी मी सेवा सेंटर है, जो भी ज़ेरॉक्स सेंटर है, पब्लिक से मैं अपील करता हूँ कि ये फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हम रख रहे हैं सारे वार्ड ऑफिसेस में, सारे तहसील ऑफिसेस में। जो भी प्रजा पालना सेंटर्स है, इस सारे सेंटर्स में ये फ्री में फॉर्म बांट जा रहा है। तो सारे पब्लिक ये अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके ये अपनी ये फॉर्म, ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए मैं उनको अपील करता हूँ। जिस दिन आपका उनका शेड्यूल है वो भी हमने पब्लिसिटी किया है। तो जिस दिन आपका डिवीज़न है, जो वार्ड है, जो बस्ती है, जिस दिन आपका जो शेड्यूल में रखा गया उसी दिन आप आने से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और वैसे सेंटर्स में भी हम पानी और बिस्किट सारे इंतज़ाम भी हम करा रहे हैं। और MLA साहब और MP साहब और ऑल द पब्लिक ऑफिशियल्स एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स साथ मिलकर के ये प्रोग्राम हम सक्सेस करेंगे। थैंक कोई सेंटरों पे जो है ब्लैक एंड व्हाइट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, जीरोक्स भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो जेन्युइन एप्लीकेशन होना, जैसे सारे कॉलम्स है, जैसे हमें ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसी का जीरोक्स लेके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सर इसके ऊपर मी सेवा वालों को देना चाहिए। मी सेवा सेंटर को मैं वही बोल रहा हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली। 1 रुपए भी इसको चार्ज नहीं कर सकते। अगर कोई करे तो बिल्कुल उसका सीज करेंगे और एक्शन लेंगे। कांग्रेस की खवातीन के लिए मुफ्त बस सर्विसेज में कंडक्टर ने एक लड़की को बीच रास्ते उतार दिया। वेमलवाड़ा से हैदराबाद जा रही लड़की को कंडक्टर ने सिर्फ इसलिए उतार दिया क्योंकि इसने छोटा आधार कार्ड बताया। लड़की रोती हुई अपने घर पहुंचकर अपने वालिद से शिकायत की। इसके वालिद ने डिपो मैनेजर से शिकायत की, जिस पर डिपो मैनेजर भी लड़की के वालिद से बहस कर रहा था। फ्री बस सर्विसेज के शुरू ही दिन से कंडक्टर खवातीन मुसाफिरीन से झगड़ने लगे हैं। ऐसा लगता है कि वो इन पर एहसान कर रहे हैं, जबकि हुकूमत इनको तनख्वाह दे रही है। और RTC का सफ़र कांग्रेस हुकूमत के क़याम के दूसरे ही दिन से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहकामात पर दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कंडक्टर्स जिनके ऊपर की कमाई बंद हो गई वो इस तरह के मसाइल पैदा कर रहे हैं। अगर हुकूमत ख़वातीन को आधार कार्ड के बजाय फ्री बस का पास दे दें तो ये मसला भी हल हो जाएगा। रोड
నాకు అవసరం నేను మాట్లాడతా ఇక మా తొందరగా చెప్పు అని అంటుండ్రు నాకు తినేస్తుంది ఫోన్లో నేను అమ్మాయికి ఏం చూపెట్టిన ఈ కలర్ జిరాక్స్ అని ఎట్లా తెలిసింది నీకు? ఈ కార్డు కదా నీకు చూపెట్టింది ఒరిజినల్ కార్డు కదా? ఏ సైజులో చూపెట్టింది? సైజ్ ఎంత ఉన్నది? చిన్న కార్డు చూపెట్టినాడు కదమ్మా? ఇంతే చూసుకుంటే మాట్లాడండి. చిన్న కార్డు చూపెట్టినాడు అమ్మాయి ఆయన అంటున్నాడు ఈ కార్డు అట్లా కాదు సార్ ఇప్పుడు కాదు నేను ట్రెండ్స్లో ఉన్నా ఇటువరికి వచ్చిన మళ్ళీ అది కాదండి. ఆయన చిన్న కార్డు చూపెట్టినాడు అంటున్నాడు. అట్లా కాదు సార్ ఇటు ఇంకా ఏ కార్డు చూపెట్టింది నీకు? చూసి అట్లా సార్ అట్లా దించొచ్చా ఆడపిల్ల మరి మాది అబద్ధమా ఆయన అబద్ధమా అట్లా కాదు సార్ దించాను ఏడవడ్డాడు అంటే ఏడవడగా దించేదా అంతేనా అంటే మేము ఇబ్బంది కావాలా మేము ఇబ్బంది కావాలా మేము ఇబ్బంది పడమంటారా రూల్ కాదు వాళ్ళకి రూల్ లేదా హైదరాబాద్ వాళ్ళకి లేదా మీ ఆఫీస్ వాళ్ళకి లేదా మాకు మాకు ఒరిజినల్ ఐడి ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. మరి టికెట్ లేకుండా ఏం చేస్తాం? టికెట్ తీసుకున్నాడు వదను. టికెట్ తీసుకున్నాడు వద్దని రా. టికెట్ లెస్ ప్యాసింజర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. లేకుండా సరే సార్ ఆధార్ కార్డు యూజ్ చేసిన మీరు ఆధార్ కార్డు ఒరిజినలే ఉండాలి. సార్ ఆధార్ కార్డు ఒరిజినలే ఉండాలి. మీరు పంపించేటప్పుడు ఒరిజినల్ కార్డు ఇచ్చి పంపండి. మీరు ఎక్కడ చెక్ చేయాలో మాకు తెలుసు. మధ్యలో చెక్ మరి అంతే ఉంటుంది. మధ్యలో తీసేస్తారా ప్యాసింజర్ మధ్యలో తీసేస్తారా టికెట్ ఒక ఆడపిల్లను మధ్యలో తీసేస్తారా తీసుకోకపోతే ఏం చేస్తారు? ఒక ఆడపిల్లను మధ్యలో తీసేస్తారు ఎక్కడ పడతారా? తీసుకోకపోతే ఏం చేస్తారు? తీసుకొని చెప్పాలి సార్ ఫోన్ మాట్లాడాలి తీసుకోవాలంటే తీసేసి ఉంటారు. మరి ఇక్కడ చెకప్ చేసుకోవాలి సార్ మీరు ఇక్కడ ఎట్లా చెక్ చేస్తారు? అది గ్రౌండ్ గ్రౌండ్ బుకింగ్ అయ్యి. టికెట్ లేదు కదా సార్ చెకప్ చేసుకోవాలి ఒరిజినల్ కార్డు లేదా ఎక్కించుకోవాలి. అవును ఎట్లా చూస్తావు? ఒక ఆడపిల్లని ఎట్లా తీస్తారు సార్ మీరు మళ్ళీ నువ్వు దించినా అనకు. ఏడ్చుకుంటూ వచ్చింది ఏడ్చుకుంటూ ఆటోలో వచ్చింది సార్ టికెట్ కొనకపోతే ఏం చేస్తారు? టికెట్ కాదు సార్ అక్కడ ఫ్రీ బస్ పెట్టారు కాబట్టి ఆధార్ కార్డు యాక్సెప్ట్ చేయరండి. ఒరిజినల్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఒరిజినల్ సార్ మీరు అది ఇప్పుడు ఇన్నారు కదా మీకు రుజువు ఏం రుజువు సార్ సికింద్రాబాద్ వెళ్తున్నాను ఒక మధ్యలో నడకమంటే కాంప్లెక్స్ ఇన్స్పిరేషన్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఆడపిల్లలు ఎప్పుడు వస్తా డాడీ కాలేజ్ వాళ్ళ డాడీ వచ్చి తీసుకొచ్చి ఆధార్ కార్డు పొజిషన్ రాదని చెప్పేసి डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में पहुंचकर चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी से मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी कुमारी पी.वी. सिंधु ने खैर सगाली मुलाकात की। उन्होंने मुबारकबाद पेश की। नेशनल लोक अदालत मनोरंजन कॉम्प्लेक्स से स्पेशल जज JFCM और एक्साइज श्री ए मणिकांता की निगरानी में मुनाकिद हुई और कई फरीकीन ने इज़्ज़त माब जज साहब के सामने केस में कॉम्प्रोमाइज़ किया। इस मौके पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिता मैडम भी मौजूद थी और TNT से बात करते हुए लोक अदालत की अहमियत और उसके फ़वाइद पर तफसीली रोशनी डाली। పోలీస్ స్టేషన్ తర్వాత
జరిగినటువంటి 4 ఫ్యాక్టర్స్ చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్ కాబట్టి అదర్ కేసెస్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోయినా కానీ నేను ఈ మ్యాట్రిమోనియల్ డిస్ప్యూట్స్ విషయంలో మాత్రమే నేను సలహా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎక్కువ రోజులు మాత్రం. मेरा नाम है अनिता रानी और मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर JFCM एक्साइज कोर्ट से बिलोंग करती हूँ. और आज है नेशनल लोक अदालत डे. नेशनल लोक अदालत मतलब क्या है, बहुत जनों को नहीं मालूम. इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से एक दूसरे को एक फेयर चांस देता है, जहाँ पे जिसके ऊपर केस लगाते हैं और जिनके ऊपर केस रहता है दोनों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए. तो ये क्या है बोले तो आपको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पे आपका समय बचत होता है और आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे क्विक रेजोल्यूशन मिलता है, क्विक सोल्यूशन मिलता है, जिससे कि आप इजीली आपका केस हटा जा सकता है. यहाँ पे ये मौका देता है जजेस के सामने और आपकी तरफ से आपके एडवोकेट के सामने कि आप अपनी बात रखें जो आप बात नहीं कह सकते, क्योंकि आप एक दूसरे पे केस रखने के बावजूद आप नहीं मिल सकते बाहर, क्योंकि आप एक दूसरे के ऊपर केस रखे हो तो इससे क्या है आपको डर होगा कि एक दूसरे के साथ बाहर बात करेंगे तो ये कहीं मसला और ना बढ़ जाए. तो इसीलिए ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कहाँ जहाँ पे जज मौजूद होंगे, आपकी तरफ से एक वकील मौजूद होगा और पुलिस जो केस फाइल करते हैं उनकी तरफ से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होंगे, जिसकी वजह से दोनों अपना पक्ष रखेंगे, जहाँ पे हम दोनों की आपस में एक बात सुनेंगे, जहाँ पे एक मसला जो हल हो सकता है उसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए देखेंगे. इसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पे जज भी मान जाएंगे और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एक ईजी सोल्यूशन देंगे कि कैसे उन लोग आपस में एक दूसरे का हल निकाल सकते हैं. तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. सो मैं सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से यूज़ करें, जिससे कि केस की बर्डन कम हो और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के खुशी के साथ रह सकें. थैंक यू. अभी जो मैडम ये जो केस अभी जितने कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कुछ मैडम कितने लोग क्या है अभी जो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कितने लोग मतलब अभी जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है ना अभी मतलब कितने लोग इससे फ़ायदा उठाए क्या है? हाँ, अभी जो भी ये लोग केस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे उनका बहुत लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उनको वापस कोर्ट ना आना पड़ेगा और उनको जो भी उनका यहाँ पे ये जनरली क्रिमिनल कोर्ट्स है. बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सिविल के जैसा हम लोग अगर कोई चीटिंग केस हो या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो तो उन लोग क्या है, उन लोग जो भी उनकी गोल्ड और आइटम्स है वो पूरे उनके हस्बैंड के घर पे रह जाएंगे. तो उन लोग सोचते हैं कि मेरे गोल्ड आइटम्स मिल जाएंगे, मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, मुझे मेंटेनेंस चाहिए, ये सब आपस में बात रख के उन लोग केस डाल देते हैं. लेकिन ये कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होते. अगर लोक अदालत में ये चीज़ें आप अगर आपस में बैठ के मिलजुल के बातें करेंगे तो ये सारी चीज़ें का भी हल निकल आएगा. और चीटिंग केसेस जहाँ पे पैसे दे के उन लोग वापस नहीं लाते हैं और उनको चीट करते हैं, ये जनरली चीटिंग केसेस कहाँ पे आते हैं, वो तो जैसे चिट्ठी अमाउंट डालते हैं या फिर एक दूसरे को जान पहचान के रिश्तेदार जो रहते हैं एक दूसरे को पैसे देते हैं, फिर बाद में वो लौटते नहीं हैं और कितने बार फ़ोन करने पर भी उन लोग नहीं देते, जिसकी वजह से उन लोगों को पुलिस कंप्लेंट मजबूरन डालना पड़ता है. ऐसे चीज़ों में भी फिर पुलिस कंप्लेंट एक बार डाले तो वो निकाल नहीं सकते. ये लोक अदालत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ पे आप केस कंपाउंडेबल केसेस मतलब जहाँ पे वो केस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जा सकते हैं वो केसेस को ज़रूर हटाने के लिए देखते हैं जज साहब और पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट साहब. ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे पे जो केस रखना चाह रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से ये पे कौन झुक रहा है कौन उठ रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है. यहाँ पे मैटर है एक दूसरे के साथ में मिल के खुशी से आपस में एक अच्छा शांति से आप अपना हल निकाल सकते हैं. ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारे दर्शकों को कि लोक अदालत में आए और एक दूसरे के साथ केस सॉल्व करें. थैंक यू. अमजदुल्ला खान खालिद का आजमपुरी से चंचलगुड़े तक पैदल दौरा. एमटी मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने आज सहीफा मस्जिद आजमपुरा चम्मल से खाना खजाना होटल शोएब लाइब्रेरी रोड से चंचलगुड़ा रहमत फंक्शन हॉल तक पैदल दौरा किया. जगह जगह अमजदुल्ला खान खालिद की अवाम और मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन ने गुलपोशी की. अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया कि आने वाले MP इलेक्शन में मजलिस बचाओ तहरीक का उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद से मुकाबला करेगा. उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया. देखिए, जो अवामी रावेदा प्रोग्राम जो चल रहा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से, इस सिलसिले में आज मलकपेट के हल्के असेंबली आजमपुरा में जो है यहाँ पर पदयात्रा, डोर टू डोर कैनवसिंग और ग्रुप मीटिंग गुलपोशी रखी गई थी हमारे अल्ताफ़ नसीब खान साहब की तरफ से. तो सहीफा मस्जिद में हम असर की नमाज़ पढ़े, उसके बाद में वहाँ से पूरा आजमपुरे से काला डेरे से चंचलगुड़े से होते हुए अब
रहमत फंक्शन हॉल में मीटिंग है। ये अवामी राबते का प्रोग्राम ये मकसद ये है कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में कि मजलिस बचाओ तहरीक का नुमाइंदा जो भी होगा, जमात जिसको भी डिक्लेयर करेगी, उसको किस तरीके से कामयाब करना ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। हालिया जो असेंबली इंतखाबात हुए, तो BRS सरकार और MIM की तरफ से जो मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार याकुतुल्लाह अमजदुल्लाह खान को गिरफ्तार करके 4 घंटे रखे, जो जलील हराम के जो हमारे को गिरफ्तार कराए, तो उनके ख़िलाफ़ में भी कैसा कानूनी कार्रवाई करना है, इसके ऊपर भी एक अवामी राय बनाई जा रही है। और रही बात अब ये जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो 6 बेनिफिट्स का जो, उसको कैसा कामयाब करना, पुराने शहर के हर मुस्तहिक़ीन को ये 6 बेनिफिट कैसा पहुंचाना, क्योंकि उमन तो ऐसा होता रहा कि अवाम पुराने शहर की जिसको वोट देते आई रही, वो लोग जो है इलेक्शन के बाद में लैंड ग्रैबिंग में या नहीं तो अपने एयर कंडीशन में रहते और सिर्फ BRS की चापलूसी में गुजारे पूरे 9 साल ये लोग। अब की जो सरकार है कांग्रेस की, अब के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, ये एक ज़मीनी वर्कर है। इनको खुद एक गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े सो वाले हैं। इनको अवाम की तकलीफ़ का एहसास है और ख़ास तौर पर मुस्लिम कल्चर से, मुसलमानों के मसाइल से ये बेहतरीन वाकिफ़ है ये। हालांकि इनको इलेक्शन में दुनिया का बदनाम करने की कोशिश की गई। कोई MLA इनको RSS का टिल्लू बोला, कोई कांग्रेस को RSS की अम्मा बोला, जबकि खुद ये 10 साल UPA 1 UPA 2 में कांग्रेस की गोद में लेटे हुए रहे ये लोग। आज सारा हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ परेशान है तो हैदराबाद MP से परेशान है, तो हैदराबाद पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, ख़ास तौर पर राजस्थान का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान अल्लाह से ये दुआ कर रही और हैदराबाद के मुसलमानों को ये अपील कर रही कि आप कुछ भी करो, क्या भी करो, ये असदुद्दीन ओवैसी से हमारे को निजात दिलाओ। इन्हें आपके वोटों से जीत के आके वहाँ पर BJP की सरकार बना रहा वहाँ पर, और ये BJP की सरकार बनाने के वहाँ पर जो मसाजिदों को ढा दे रही, वहाँ जो कत्ले आम हो रहा, कहीं ना कहीं ये BJP की सरकार जो जुल्म कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम जो गलत फहमी में जो नमक का कंकर, जो मजलिस, इत्तेहाद, मुसलमान, इस्लाम खतरे में, ये जज्बाती तकारीर सुन के हम जो वोट दे रहे हैं, उसकी वजह से ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, जहाँ पर भी हिंदुस्तान में मुसलमानों को BJP वाले RSS वाले जुल्म कर रहे हैं। तो अब के जो आने वाले हैदराबाद पार्लियामेंट में ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाने के लिए हम हैदराबाद वालों को सही फैसला करना चाहिए। हिंदू मुसलमान सब मिलके एक सेकुलर उम्मीदवार को हमको भेजना है। यार जिंदा सोबत। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज़ टुडे।